सवेरे की हल्की धूप अनीशा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीद की चमक थी। फैक्ट्री में उस दिन एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। सभी कर्मचारी और मैनेजमेंट हॉल में जमा थे। अनीशा ने कदम बढ़ाया और सभी की तरफ देखा। दिल की धड़कन तेज थी, पर उसने खुद को संभाला। मैनेजमेंट, मेरे डिजाइन के साथ धोखा हुआ था। मैंने सारी जानकारी इकट्ठी की है और यह साबित करता है कि मेरी मेहनत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। अरुण ने कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी लॉग्स और ईमेल दिखाए। सबूत इतने स्पष्ट थे कि किसी के पास बहाना नहीं बचा। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, अनीशा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर हम प्रभावित हैं। तुम्हारा काम सही साबित हुआ है। हम तुम्हें प्रमोशन देना चाहते हैं और तुम्हारे डिजाइन को सीधे मार्केट में लॉन्च करेंगे। सारा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। जो लोग पहले हंसते थे, अब आंखों में सम्मान और आश्चर्य था। अनीशा की माँ मीरा, जो पीछे खड़ी थी, आंसुओं को रोक नहीं सकी। बेटी, मैंने हमेशा कहा था, अच्छा इंसान कभी हार नहीं सकता। आज तुमने सबको दिखा दिया। अनीशा ने मुस्कान के साथ कहा, माँ, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने सपनों के पीछे नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर भी चल सकती हूँ। दिन समाप्त होने के बाद अनीशा छत पर बैठी। मुंबई की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह आसमान की ओर देख रही थी, जहां सूरज की लालिमा उसके सपनों की तरह चमक रही थी। उसने नोटबुक खोली और लिखा, सपने सच होते हैं जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं। अंधेरे में भी अगर उम्मीद है तो रोशनी हमेशा आती है। अरुण ने पास आकर कहा, तुमने सच में साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से हर चुनौती पार की जा सकती है। अनीशा ने सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब मैं अपने सपनों को और ऊंचाई तक ले जाऊंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मुंबई की गलियां, जो कभी उसके डर और शर्म के गवाह थीं, अब उसकी जीत और नए भविष्य के उत्सव का हिस्सा बन गई थीं। अनीशा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन सभी के लिए थी जो अपने सपनों, मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और हर चुनौती के बाद जीत का आनंद। आखिरकार अनीशा शर्मा ने अपनी पहचान बनाई, अपने रास्ते चुने और साबित किया कि सच्चाई, मेहनत और हिम्मत से हर बाधा पार की जा सकती है। मुंबई की सुबह पक्षियों के गीतों से नहीं, बल्कि ठेले वालों की आवाज़ों, ट्रेनों के हॉर्न और मसालों की खुशबू में मिली धूल से शुरू होती थी। शहर के किनारे पुराने इलाके धरावी में टिन और तिरपाल की झोपड़ियों के बीच रहती थी 17 वर्षीय अनीशा शर्मा। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठती, माँ की चाय बनाने में मदद करती और फिर अपने बड़े भाई का पुराना घिसा हुआ बैग लेकर स्कूल भागती। उसकी माँ मीरा एक थकी हुई पर दयालु और कोमल चेहरे वाली औरत थी। वह दिन भर चर्च गेट स्टेशन के पास चाय बेचती और बस यही सपना देखती कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर इस गरीबी से बाहर निकले। मीरा अक्सर कहा करती, बेटा, गरीबी से कभी शर्म मत करना। शर्म तो बुरा बनने में है। लेकिन स्कूल में उसकी यह अच्छाई कोई नहीं समझता था। उल्टा अनीशा सबकी हंसी का निशाना बन गई थी। हर दिन कोई ना कोई उस पर ताने कसता, हंसता या उसकी तरफ देखकर फुसफुसाता। एक दिन कक्षा में रोहन मलिक, सुनार के बेटे, आत्मविश्वास से भरे और ऊंची आवाज वाले लड़के ने कहा, अरे अनीशा, आज नाश्ते में क्या खाया, हवा या सपने? कक्षा में ठहाका गूंजा। अनीशा ने बस अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसकी उंगलियां किताब पर कांप रही थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिल में आग थी, गुस्से की नहीं, अपमान और दर्द की। वह कोशिश करती कि किसी की बात पर ध्यान न दे, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन जाता। घर पहुंचकर वह माँ से मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है माँ। वह नहीं चाहती थी कि मीरा परेशान हो, लेकिन रात में जब सड़क की बत्ती की हल्की रोशनी छत पर कांपती, वह चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसके सपने बहुत छोटे थे, बस स्कूल खत्म करना, नौकरी पाना और माँ को चाय के ठेले से आजाद कराना। कभी कभी स्कूल से लौटते हुए वह बड़ी बड़ी कारों में बैठे लोगों को देखती और सोचती, कैसा लगता होगा यूं जीना जब जेब में सिक्के नहीं गिनने पड़ते। शिक्षक उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते, उसकी लिखावट सुंदर थी, जवाब सटीक थे, पर किसी ने नहीं देखा कि उन कॉपियों के पीछे कितनी थकान और अकेलापन छिपा है। उस दिन जब उसकी कहानी सच में शुरू हुई, गर्मी असहनीय थी, हवा में धूल तैर रही थी और सूरज की तपिश से सड़कें चमक रही थीं। छुट्टी में अनीशा अकेली पेड़ के नीचे बैठी थी, अपने नोटबुक में सुबह पढ़ी एक पंक्ति लिखते हुए। कभी कभी अंधेरा पार करना पड़ता है उजाला देखने के लिए। वह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द ये पंक्ति उसकी जिंदगी का सच बन जाएगी। स्कूल के दूसरी ओर रोहन अपने दोस्तों के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ शरारती और निर्दयी चमक थी। उसने कहा, दोस्तों, चलो एक खेल खेलते हैं। देखते हैं अगर मैं उसे कहूं कि मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या वो मान जाएगी। दोस्त हंस पड़े। मजा आएगा, सब वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अनीशा को कुछ पता नहीं था। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी, जहां धूल भरे शहर के ऊपर सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। धीरे से उसने फुसफुसाया, सब ठीक होगा, बस यकीन रखना है। लेकिन उस दिन का सूरज मानो हंस रहा था,
क्योंकि आगे आने वाली आंधी से वह अनजान थी। मुंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे शहर खुद भी किसी थकान से जूझ रहा हो। धारावी की गलियों में पानी भर गया था। बच्चे नालियों के किनारे कागज की नावें बहा रहे थे और हवा में चाय और मिट्टी की मिली-जुली खुशबू थी। उन्हीं गलियों में अनीशा धीरे धीरे चल रही थी, कंधे पर वही पुराना बैग, आंखों में खालीपन। स्कूल उसने छोड़ दिया था, अब वहां उसका दिल नहीं लगता था। माँ मीरा ने महसूस किया कि बेटी की हंसी कहीं गुम हो गई है। वह हर रात सोचती, मैंने क्या गलती की, मेरी बच्ची इतनी चुप क्यों हो गई। एक शाम जब आसमान में बादल गरज रहे थे, मीरा ने अचानक कहा, बेटी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ सिर्फ दर्द नहीं मौके भी हैं। चल कुछ नया शुरू करते हैं। अनीशा ने हैरानी से पूछा, क्या नया माँ? मीरा मुस्कुराई, एक फैक्ट्री है, देवी टेक्सटाइल्स, वहां काम मिल सकता है। तू पढ़ाई के साथ थोड़ी मदद कर सकेगी, कुछ सीखेगी भी। पहली बार हफ्तों बाद अनीशा की आंखों में हल्की चमक आई। कपड़े बनाना, डिजाइन करना, हाँ मुझे हमेशा रंग पसंद थे। अगले दिन माँ बेटी ने भीड़ भरी लोकल ट्रेन पकड़ी। चर्च गेट से मरीन लाइंस, फिर एक लंबी बस यात्रा। खिड़की से मुंबई का चेहरा गुजरता गया, ऊंची इमारतें, बीच के किनारे लोग और हर तरफ भागते चेहरे। देवी टेक्सटाइल्स एक पुरानी पर प्रसिद्ध फैक्ट्री थी, जहां रंग, कपड़े और मेहनत का संगम होता था। दीवारों पर भगवान लक्ष्मी की तस्वीर, कपड़ों के रोल्स एक के ऊपर एक रखे हुए और हवा में कपास की धूल का महीन झोंका। मीरा ने अपनी झिझक छिपाते हुए कहा, मुझे काम चाहिए बहन जी, और अगर हो सके तो बेटी को भी कुछ सिखा दीजिए। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने ऊपर देखा। नाम? अनीशा शर्मा। ठीक है, सवित्री देवी से मिल लीजिए। कारखाने के अंदर एक कोने में बैठी थीं सवित्री देवी, सफेद साड़ी में, बालों में चांदी की लकीरें, पर आंखों में बुद्धि और स्नेह का समंदर। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या बताया? अनीशा। पढ़ती हो? जी, 12वीं में थी। अच्छा है, काम सीखना चाहोगी? अनीशा ने हिचकते हुए सिर हिलाया। सवित्री देवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, यहाँ हर धागे में मेहनत और सब्र लगता है। क्या तेरे अंदर इतना सब्र है? जी, कोशिश करूंगी। तो फिर शुरू कर दे आज से। उस पल अनीशा के भीतर कुछ बदल गया। लंबे समय बाद उसे महसूस हुआ कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो मौका देते हैं, न कि मजाक उड़ाते हैं। शाम को जब वह घर लौटी, मीरा ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? वह मुस्कुराई, माँ, मुझे वहां रंगों से भरा स्वर्ग मिला। मीरा ने उसकी आंखों में चमक देखी, वही चमक जो कई हफ्तों से खो गई थी। उस रात जब वह सोई, बाहर की खिड़की से बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अनीशा ने खुद से कहा, शायद अंधेरा अब खत्म हो रहा है, अब मेरी बारी है उजाला देखने की। मुंबई की सुबह कुछ अलग थी उस दिन। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और सूरज की किरणें कपड़ों के ढेरों पर चमक रही थीं। देवी टेक्सटाइल्स में हर कोई काम में व्यस्त था। कहीं रंग घुल रहे थे, कहीं कपड़ा सूख रहा था, तो कहीं दर्जनें सुई में धागा पिरो रही थीं। अनीशा ने सावधानी से अपनी चप्पलें बाहर उतारी और धीरे से अंदर कदम रखा। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। दीवारों पर रंग बिरंगे डिजाइन टंगे हुए थे, कहीं मोर के पंख, कहीं सूर्य के पैटर्न, और हर कपड़े पर एक कहानी उकेरी गई थी। वह चारों ओर देखती रह गई। हर रंग उसके दिल की धड़कन से बात कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, पहला दिन है ना? वह चौंकी। पीछे खड़ा था एक युवक, लगभग उसकी उम्र का, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी थी। वह मुस्कुराया, मैं अरुण हूं, सवित्री देवी का पोता। आप नई हैं यहाँ? अनीशा ने हल्का सिर हिलाया, जी, आज से शुरू किया है। अरुण ने हाथ में पकड़ा कपड़े का रोल रखा और बोला, आइए मैं दिखाता हूं आपको यहाँ क्या क्या होता है। वह उसे पूरे कारखाने में ले गया। कहीं बड़ी मशीनें थीं जो कपड़े धोतीं, कहीं औरतें रंग में हाथ डुबोकर ब्लॉक प्रिंट करतीं। अरुण हर चीज समझा रहा था। ये जो पैटर्न देख रही हैं, ये राजस्थान से आया है, और ये जो डिजाइन है, ये मेरी दादी ने खुद बनाया था। अनीशा ध्यान से सब सुनती रही। कभी उसकी नजर कपड़ों पर जाती, कभी अरुण के चेहरे पर। वह महसूस कर रही थी, यहाँ हर धागा किसी की मेहनत, किसी की दुआ से बना है। एक जगह एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, कपड़े पर बारीक फूलों की कढ़ाई कर रही थी। अरुण ने कहा, यह सवित्री दादी है। अनीशा ने झुककर नमस्ते की। सवित्री देवी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो, दर्द भी और उम्मीद भी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू ही है अनीशा, मीरा की बेटी? जी, माँ ने कहा था आपसे सीखने को। अच्छा है, सीखने की चाह रखेगी तो भगवान भी साथ देगा। उन्होंने अपने पास बैठने को कहा, फिर धीरे से बोले, यहाँ जो भी आता है उसे सिर्फ काम नहीं मिलता, उसे अपने अंदर की ताकत मिलती है। अनीशा ने महसूस किया जैसे यह वाक्य उसके दिल में उतर गया हो। वह बोली, मैं मेहनत करूंगी देवी जी। सवित्री देवी ने हंसकर कहा, देख लेना, एक दिन तेरे बनाए डिजाइन सब पहनेंगे। शाम ढलने लगी थी। खिड़की से सुनहरी रोशनी अंदर गिर रही थी। कपड़ों के रंग उस रोशनी में और भी गहरे लग रहे थे। अनीशा ने सोचा, शायद भगवान ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है
ताकि मैं फिर से खुद को पा सकूं। घर लौटते वक्त उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। शहर के रोशनी भरे चेहरे, भागती भीड़ और हवा में उम्मीद का स्वाद। उसने धीरे से फुसफुसाया, आज मैंने पहली बार अपने सपने को छुआ है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनीशा फैक्ट्री पहुंच जाती। उसकी उंगलियां अब कपड़ों और रंगों की भाषा समझने लगी थीं। कभी वह रंग मिलाती, कभी पैटर्न काटती, कभी मशीन पर बैठकर ध्यान से सिलाई करती। पहले दिन की झिझक अब गायब थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने भीतर कोई नई दुनिया खोज ली हो। सवित्री देवी अक्सर उसके पास आकर बैठती, धीरे से कहती, तेरे हाथों में जादू है बेटी, जो रंग तू चुनती है वो दिल में उतर जाता है। अनीशा मुस्कुरा देती। वह अब सिर्फ एक कामगार नहीं रही, वह एक कलाकार बन रही थी। फैक्ट्री में और भी लड़कियां थीं, किरण, माया, जया, जो पहले उसे नई लड़की कहकर चुपचाप देखती थीं, अब उससे सलाह लेने आने लगीं। एक दिन किरण ने कहा, तू इतना अच्छा रंग कैसे मिलाती है? हम तो कई बार कोशिश करें, फिर भी सही टोन नहीं आता। अनीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रंग तो दिल से मिलते हैं किरण, अगर मन साफ हो तो रंग खुद बोल उठते हैं। सब हंस पड़ी, पर उनकी हंसी में अब अपनापन था, मजाक नहीं। धीरे धीरे फैक्ट्री का हर कोना उसे पहचानने लगा। जब वह काम करती, बाकी लोग चुप हो जाते, जैसे उसकी उंगलियों की लय से कोई संगीत निकलता हो। अरुण अक्सर उसके पास आता, कभी किसी डिजाइन पर राय लेता, कभी बस चुपचाप देखता रहता कि वह कैसे काम में खो जाती है। एक दिन उसने कहा, तुम जब काम करती हो तो लगता है जैसे यह कोई पूजा हो। अनीशा हल्का मुस्कुराई, शायद है भी, मैं हर कपड़े को भगवान का आशीर्वाद मानती हूं। वह जवाब सुनकर अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो काम को सिर्फ काम नहीं, भक्ति समझते हैं। शाम को जब फैक्ट्री की बत्तियां बुझने लगीं, सवित्री देवी आईं और बोलीं, अनीशा, कल से तू नए प्रोजेक्ट पर काम करेगी। एक बड़ा ऑर्डर है, दिल्ली भेजना है। तेरे डिजाइन उस कपड़े पर होंगे। अनीशा स्तब्ध रह गई। मेरे डिजाइन? हाँ बेटी, अब तू सिर्फ सीखने वाली नहीं, सिखाने वाली भी है। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने अपनी पुरानी नोटबुक खोली, जिसमें स्कूल के दिनों के पन्ने थे, आंसू, दर्द, ताने। अब उसी नोटबुक के खाली हिस्से में उसने पहली बार नया डिजाइन बनाया। रंग पीला और लाल, जिसमें आशा और साहस का मेल था। वह खुद से बोली, अब मेरा दर्द मेरे रंगों में ढल गया है। बाहर हवा चल रही थी, खिड़की से फैक्ट्री की लाइटें झिलमिला रही थीं। अनीशा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, शुक्रिया भगवान, अब मैं फिर से जीना सीख रही हूं। मुंबई की सर्द सुबहें कम ही होती हैं, लेकिन उस दिन हवा में कुछ ठंडक थी, शायद इसलिए कि अनीशा के दिल में अब सुकून बस गया था। देवी टेक्सटाइल्स की फैक्ट्री में काम का माहौल अलग लग रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि दिल्ली के लिए जो ऑर्डर जा रहा था वह बहुत बड़ा था, और उस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा थी अनीशा के डिजाइन। सवित्री देवी ने सबके सामने कहा, यह लड़की हमारी नई उम्मीद है। इसने साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाते हैं। लोगों ने ताली बजाई। अनीशा की आंखें नम हो गईं। वह सोच रही थी, कभी मैं भीड़ में खोई थी, आज वही भीड़ मुझे पहचान रही है। अब वह सिर्फ काम नहीं करती थी, वह हर कपड़े में अपनी आत्मा पिरो देती थी। रंग, पैटर्न, हर रेखा में उसका दिल धड़कता था। अरुण अक्सर उसके पास आ जाता, कभी कुछ पूछने के बहाने, कभी बस चुपचाप उसकी मेज के पास खड़ा रहता। एक दिन वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे डिजाइनों में कुछ जादू है। जादू नहीं, अनीशा ने हल्के स्वर में कहा, बस मेरे सपने हैं जो अब कपड़े बन गए हैं। अरुण हंस पड़ा, अगर सपने ऐसे हों तो सबको तुम्हारे जैसे सपने देखने चाहिए। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया गया था। दिन बीतते गए, फैक्ट्री में काम और भी बढ़ गया। अनीशा अब लड़कियों को सिखाने लगी थी, कैसे रंग मिलाने हैं, कैसे डिजाइन बनाना है। लड़कियां उसे दीदी कहने लगीं। किरण ने एक दिन कहा, दीदी, आपने तो सबकी जिंदगी बदल दी यहाँ। अनीशा मुस्कुराई, मैंने सिर्फ अपने हिस्से की रोशनी बांटी है। एक शाम जब सब घर जा चुके थे, अरुण ने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह उसे फैक्ट्री की छत पर ले गया। मुंबई की रात चमक रही थी, नीचे ट्रैफिक की लाइटें, ऊपर आसमान में चांद। अरुण ने कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी किसी एक इंसान की मेहनत पूरे शहर को रोशन कर देती है। आज वह इंसान तुम हो। अनीशा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नम हो गईं। मैं कुछ नहीं हूं, उसने धीरे से कहा, बस माँ की दुआ हूं। अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वह दुआ अब इस शहर की प्रेरणा बन चुकी है। उस रात घर लौटते वक्त लोकल ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अनीशा को पहली बार लगा, मुंबई अब उतनी कठोर नहीं रही। उसी शहर की गलियों में जहां कभी उसके आंसू गिरे थे, अब उसकी सफलता की खुशबू तैर रही थी। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, शायद यही है नई जिंदगी, जब दर्द भी ताकत बन जाए। मुंबई की शामें अक्सर एक जैसी होती थीं, लाल आसमान, ट्रैफिक की आवाजें और समुद्र से आती नमकीन हवा। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे कोई तूफान पास आ रहा हो। अनीशा ने फैक्ट्री में अपना काम पूरा किया था। दिल्ली का ऑर्डर तैयार था। हर डिजाइन, हर सिलाई में उसकी मेहनत झलक रही थी।
सवित्री देवी ने तारीफ करते हुए कहा, बेटी, तेरे नाम की चमक अब दूर दूर तक जाएगी। उसने मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी थी। क्यों? वह खुद नहीं जानती थी। घर पहुंची तो माँ मीरा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला और चेहरा थका हुआ। माँ, तू ठीक है? मीरा ने हंसने की कोशिश की। हाँ बेटी, बस थोड़ा बुखार है, थकान होगी। अनीशा ने माथे पर हाथ रखा। वह सच में गर्म था। कल डॉक्टर को दिखाते हैं माँ, अब तू इतना काम मत किया कर, मीरा ने कहा। काम बंद किया तो चूल्हा कैसे जलेगा? अनीशा की आंखें भर आईं। अब मैं हूं ना माँ, अब तेरे हाथों को आराम मिलेगा। उस रात अनीशा देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर बिजली चमक रही थी। बारिश की पहली बूंदें जमीन को छूने लगीं। उसने अपने दिल से कहा, अब सब ठीक है। शायद मेरी जिंदगी में अब तूफान नहीं आएगा, लेकिन किस्मत ने जैसे सुना ही नहीं। अगले दिन फैक्ट्री में हलचल थी। अरुण परेशान दिख रहा था। कंपनी के मालिकों की तरफ से खबर आई थी, दिल्ली भेजे गए कपड़ों के कंटेनर में किसी ने डिजाइन की फाइल्स चुरा ली थीं। सारे पैटर्न इंटरनेट पर अपलोड हो गए थे। कोई और कंपनी अब वही डिजाइन बेच रही थी। सवित्री देवी गुस्से और सदमे में थीं। यह कौन कर सकता है? अरुण ने कहा। जिसे भी डिजाइन फाइल्स की पहुंच थी वही जिम्मेदार है। सबकी निगाहें धीरे धीरे एक दिशा में मुड़ी, अनीशा की ओर। वह सन्न रह गई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फैक्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। किरण और बाकी लड़कियां भी चुप थीं। अरुण उसकी आंखों में देख रहा था, पर उसमें अब सवाल थे, भरोसा नहीं। अनीशा, फाइल्स तेरे सिस्टम से भेजी गई हैं, वह बोला। नहीं, मैंने नहीं किया अरुण, मैं तो कल रात तक काम करती रही। पर किसी ने नहीं सुना। सवित्री देवी ने कहा, जब तक सच्चाई साबित नहीं होती, तू कुछ दिन घर चली जा बेटी। उसके हाथ कांपने लगे। सारी मेहनत, सारी इज्जत जैसे एक झटके में ढह गई। घर लौटते वक्त बारिश तेज हो चुकी थी। हर बूंद जैसे उस पर पत्थर बनकर गिर रही थी। वह भीगती रही, पर चलती रही, जैसे खुद को सजा दे रही हो। घर पहुंचकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? वह टूट गई। मां, उन्होंने कहा मैंने चोरी की है। मीरा ने उसे गले लगाया। भगवान सब देखता है, सच कभी नहीं छिपता। लेकिन उस रात अनीशा के अंदर कुछ टूट गया। जिस दुनिया को उसने अपने रंगों से सजाया था, उसी दुनिया ने अब उसे धोखा दे दिया था। खिड़की के बाहर तूफान चल रहा था, और उसके भीतर भी। वह आसमान की ओर देखती रही। क्यों भगवान? जब सब ठीक होने लगा था, तभी यह क्यों? जवाब कहीं नहीं था, सिर्फ बिजली की चमक और एक लड़की की खामोश पुकार। मुंबई की रातें हमेशा शोर से भरी होती हैं, लेकिन उस रात सब कुछ जैसे थम गया था। बारिश के बाद की सड़कें खाली थीं, और हवा में नमक और निराशा का स्वाद घुला हुआ था। अनीशा खिड़की के पास बैठी थी, चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें, हाथ में मां की पुरानी साड़ी का कोना कसकर पकड़ा हुआ। मीरा उसके पास आई। बेटी, खा ले कुछ। भूख नहीं है मां। मीरा ने उसका चेहरा थाम लिया। डर मत, सच सामने आएगा। लेकिन अनीशा के अंदर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह खुद से पूछ रही थी, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं कि किसी का झूठ मुझे मिटा सकता है? अगले दिन फैक्ट्री गई तो माहौल बदला हुआ था। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। किरण, जो कभी उसे दीदी कहती थी, अब नजरें चुराने लगी। अरुण वहां खड़ा था, पर उसकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी। अनीशा, हमें सच्चाई जाननी होगी, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं किया। फाइल्स तेरे अकाउंट से भेजी गईं? किसी ने मेरा सिस्टम इस्तेमाल किया होगा। अरुण ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो साबित कर। लेकिन अनीशा के पास कोई सबूत नहीं था। हर रास्ता बंद था। सवित्री देवी ने दूर से सब देखा। उनका चेहरा कठोर था, पर आंखों में गहरी चिंता छिपी हुई थी। बेटी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तू घर जा और भगवान से प्रार्थना कर। वह झुक गई, नमस्ते की, और चुपचाप निकल गई। पीछे से लोगों की फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। कितनी सीधी लगती थी, किसे पता था ये ऐसा करेगी। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने अपनी नोटबुक खोली, जिसमें उसके सारे डिजाइन बने थे। हर एक में उसकी मेहनत, उसका दिल। अब वही डिजाइन उसके खिलाफ सबूत बन गए थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मीरा ने उसे गले लगाया। बेटी, इंसान की सच्चाई वक्त साबित करता है। तू हार मत मान। लेकिन अगले ही दिन खबर आई, फैक्ट्री ने उसका नाम प्रोजेक्ट से हटा दिया है। उसके सारे काम किसी और को दे दिए गए, जैसे किसी ने उसके सपनों की किताब बंद कर दी हो। उसने कोशिश की अरुण से बात करने की, पर उसने फोन नहीं उठाया। एक बार जब वह फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी, वह अपनी कार में बैठा और बिना कुछ कहे निकल गया। उस पल मुंबई का आसमान जैसे गिर पड़ा उसके ऊपर। शहर की लाइटें अब उसे चुभने लगीं। लोगों के चेहरे अब अजनबी लगने लगे, और उसकी मुस्कान, जो कभी उसकी ताकत थी, अब कहीं खो गई थी। उस रात जब मां सो गई, अनीशा अकेली छत पर चली गई। चांद बादलों में छिपा था, और समुद्र की हवा उसके बालों को उड़ाती रही। वह आसमान की ओर देखती रही। अगर मेरा दोष नहीं है तो तू ही साबित कर भगवान। आंखों से आंसू बहे, और हवा ने धीरे से फुसफुसाया, जैसे कह रही हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह मुंबई का सूरज जैसे और तेजी से चमक रहा था। अनीशा ने तय कर लिया था,
अब वह हार नहीं मान सकती। उसने अपनी नोटबुक और पुराने यूएसबी को बैग में रखा और गहरी सांस लेकर फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। फैक्ट्री के बाहर सभी लोग जैसे उसकी हरकतों पर चर्चा कर रहे थे, पर अनीशा ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसके कदम निश्चित थे, आंखों में आग थी। वहां पहुंचकर उसने अरुण को देखा। वह कंप्यूटर के पास बैठा था, फाइलें देख रहा था। अनीशा ने साहस जुटाया और कहा, अरुण, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं साबित करना चाहती हूं कि मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अरुण ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर तुम सच्चाई दिखा सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया। अनीशा ने हर लॉग फाइल, हर ईमेल चेक किया। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। उसने पाया कि किसी ने उसके अकाउंट में लॉगिन किया था और उसके डिजाइन को गलत तरीके से भेजा गया। देखो अरुण, ये फाइल्स टाइम स्टैम्प्स में दिखा रही हैं कि मैं नहीं भेजी थी। किसी ने मेरी मेहनत चोरी की। अरुण ने सिर हिलाया। हम इसे प्रबंधन को दिखाएंगे, तुम्हारी ईमानदारी साबित होगी। फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने के बाद सबूत सामने रखे गए। प्रारंभ में कुछ लोग संदेह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टाइम स्टैम्प्स और लॉग्स देखे, चेहरे पर विश्वास का प्रकाश चमक गया। उस दिन फैक्ट्री के सभी लोग चुप थे। जो लोग पहले अनीशा पर हंसते थे, अब उन्होंने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया। घर लौटते समय अनीशा ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर और निराशा धीरे धीरे खत्म हो रही है। मीरा ने जब उसे देखा तो आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों थे। बेटी, तुमने कर दिखाया। अनीशा ने मां को गले लगाया। मां, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं हार नहीं मानती। उस रात जब अनीशा छत पर बैठी, चांद अब पूरी तरह चमक रहा था। वह सोच रही थी, असली ताकत डर में नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई में होती है। उसने अपनी नोटबुक खोली और अगले प्रोजेक्ट के डिजाइन बनाने लगी। हर स्ट्रोक में उसका विश्वास, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद झलक रही थी। मुंबई की हवा अब ठंडी और ताजा लगी। अनीशा जान चुकी थी, किसी भी अंधकार से लड़ने की क्षमता उसके भीतर है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मुंबई का सूरज जैसे और तेजी से चमक रहा था। अनीशा ने तय कर लिया था, अब वह हार नहीं मान सकती। उसने अपनी नोटबुक और पुराने यूएसबी को बैग में रखा और गहरी सांस लेकर फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। फैक्ट्री के बाहर सभी लोग जैसे उसकी हरकतों पर चर्चा कर रहे थे, पर अनीशा ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसके कदम निश्चित थे, आंखों में आग थी। वहां पहुंचकर उसने अरुण को देखा। वह कंप्यूटर के पास बैठा था, फाइलें देख रहा था। अनीशा ने साहस जुटाया और कहा, अरुण, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं साबित करना चाहती हूं कि मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अरुण ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर तुम सच्चाई दिखा सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया। अनीशा ने हर लॉग फाइल, हर ईमेल चेक किया। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। उसने पाया कि किसी ने उसके अकाउंट में लॉगिन किया था और उसके डिजाइन को गलत तरीके से भेजा गया। देखो अरुण, ये फाइल्स टाइम स्टैम्प्स में दिखा रही हैं कि मैं नहीं भेजी थी। किसी ने मेरी मेहनत चोरी की। अरुण ने सिर हिलाया। हम इसे प्रबंधन को दिखाएंगे, तुम्हारी ईमानदारी साबित होगी। फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने के बाद सबूत सामने रखे गए। प्रारंभ में कुछ लोग संदेह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टाइम स्टैम्प्स और लॉग्स देखे, चेहरे पर विश्वास का प्रकाश चमक गया। उस दिन फैक्ट्री के सभी लोग चुप थे। जो लोग पहले अनीशा पर हंसते थे, अब उन्होंने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया। घर लौटते समय अनीशा ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर और निराशा धीरे धीरे खत्म हो रही है। मीरा ने जब उसे देखा तो आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों थे। बेटी, तुमने कर दिखाया। अनीशा ने मां को गले लगाया। मां, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं हार नहीं मानती। उस रात जब अनीशा छत पर बैठी, चांद अब पूरी तरह चमक रहा था। वह सोच रही थी, असली ताकत डर में नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई में होती है। उसने अपनी नोटबुक खोली और अगले प्रोजेक्ट के डिजाइन बनाने लगी। हर स्ट्रोक में उसका विश्वास, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद झलक रही थी। मुंबई की हवा अब ठंडी और ताजा लगी। अनीशा जान चुकी थी, किसी भी अंधकार से लड़ने की क्षमता उसके भीतर है, और यह सिर्फ शुरुआत थी।